सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक व्हाट वाज सोवियत सिस्टम। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सोवियत सिस्टम है क्या आखिर। तो सोवियत सिस्टम जैसे मैंने बताया इट इज यूएसएसआर। नाउ व्हाट डज यूएसएसआर स्टैंड फॉर? सो यूएसएसआर स्टैंड फॉर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सोशलिस्ट वही है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। ओके, थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में, वो अभी आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। आप जस्ट इतना जान लीजिए कि एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसा ब्लॉक जो कौन सी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है। Okay, so when it came into being, so it came into being after the socialist revolution in the Russia in 1917. तो 1917 के अंदर रशिया के अंदर रशियन रिवॉल्यूशन आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा, तो उसी को हम सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। द रिवोल्यूशन was inspired by the ideals of the socialism as opposed to the capitalism। वही चीज बता रखी है कि क्यों ये रिवोल्ट हुआ था। ये रिवोल्ट हुआ था टू अपोज दी आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म। लोग फेडअप हो गए थे कि कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज थे और बाकी लोग सोसाइटी के अंदर बहुत ही बिलो बहुत ही बुरे लेवल का एक लाइफ जी रहे थे वो लोग। तो इसलिए लोगों ने एक रिवोल्ट किया टू अपोज दिस कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी एंड द नीड फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इगैलिटेरियन? इगैलिटेरियन का मतलब होता है इक्वल सोसाइटी, इक्वल सोसाइटी। लोगों को उस टाइम पे ये लगा कि अगर कैपिटलिज्म हट जाएगा, सोसाइटी अगर सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो करेगी तो सोसाइटी कैसी हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली रिसोर्सेज कौन ओन करेगा? तो रिसोर्सेज विल बी ओन बाय द गवर्नमेंट, एंड जब रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हाथ में होंगे तो चीजें सबके लिए कैसी हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। कोई एक इंसान को, इंडिविजुअल को ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा और वो लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। This was perhaps the biggest attempt in human history to abolish the institution of the private property and consciously design a society that was based on the principle of equality। तो अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में या पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में अगर ऐसी कोई लड़ाई थी या ऐसा कोई रिवोल्ट था जिसने प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटाने के लिए प्रॉपरली कोई स्टेप लिया हो, सो दैट वाज दिस सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन या फिर रशियन रिवॉल्यूशन। ओके, in doing so, the makers of the Soviet Union gave primacy to the state and the institution of the party। अब ऐसा करते समय जो सोवियत सिस्टम था उसने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस स्टेट को दी। स्टेट से यहाँ पे हमारा मतलब है गवर्नमेंट। अब क्योंकि एक कम्युनिस्ट सोसाइटी के अंदर जहाँ पर एक कम्युनिज्म को फॉलो किया जा रहा है या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो किया जा रहा है, तो वहाँ पे रिसोर्सेज किसके द्वारा ओन किए जाएंगे? सो दैट विल बी ओन बाय द गवर्नमेंट। तो इस चैप्टर में जहाँ पर भी आपको स्टेट लिखा हुआ मिले तो प्लीज मेक इट क्लियर कि वी आर रेफरिंग टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो सोवियत सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा पावर किसको मिली? स्टेट को मिली, एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी। और जो भी गवर्नमेंट मतलब जो पार्टी जीतेगी वही तो गवर्नमेंट बनाएगी, तो उसके जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उसको सारी की सारी इंपॉर्टेंस दी गई। द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम centered around the communist party and no other political party or opposition was allowed। अब आप यहीं से पता लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम आइडियोलॉजी के अंदर नहीं है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी देखा जाए तो काफी अच्छी आइडियोलॉजी है, बट ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी गलत कब हो सकती है? जब गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा पावर अपने हाथ में रख ले, जब गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप की तरफ मूव ऑन करना स्टार्ट कर दे, और यही रीजन बनेगा आगे चल के यूएसएसआर के टूटने का। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एक्चुअल में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बट इसको इम्प्लीमेंट करते टाइम जो गवर्नमेंट में बैठे ये लोग हैं ये ग्रीडी हो जाते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट एक्सट्रीम पावर को प्रैक्टिस करने लग जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं कि सोवियत सिस्टम के अंदर क्या था? सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी अलाउड थी, एक ही पॉलिटिकल पार्टी अलाउड थी। अब आप खुद ही बताइए कि अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी तो वो नेशन में अपनी मनमानी करेगी। कोई अगर ऑपोजिशन पार्टी होगी ही नहीं उसको काउंटर बैक करने के लिए तो वो अपनी मनमानी चलाएगी, उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो इस सब में एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी फिर क्या ही करेगी। ठीक है, द इकोनॉमी वाज प्लान एंड कंट्रोल बाय द स्टेट। तो यहाँ हमें अच्छे से नजर आ रहा है कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का कंसेप्ट तो काफी अच्छा था, बट जिस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया गया और जिस तरीके से स्टेट को एक्सेसिव पावर दे दी गई वही आगे चल के रीजन बनेगा यूएसएसआर के टूटने का। ओके, After the Second World War, the East European countries that the Soviet army had liberated from the fascist forces came under the control of the
यूएसएसआर। नाउ सिंपल सी बात ये है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा खत्म हुआ तो जितनी भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी जिनको सोवियत आर्मी ने आज़ादी दिलवाई थी फ्रॉम द फेसिस्ट फोर्स केम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर। बात सारी ये है कि इफ दिस इज वॉज योर रशिया and these were your certain European countries that were surrounding the Russia, ठीक है। अब ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं इनकी जो आर्मी थी उसको आज़ादी किसने दिलाई? रशिया ने। तो मतलब रशिया ने इन लोगों की हेल्प की थी इनको जीतने में। वॉर के टाइम में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो रशिया ने इन छोटी छोटी कंट्रीज की हेल्प की थी और इस हेल्प के बदले रशिया ने क्या कर लिया? इन आर्मीज को फिर फाइनली अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक जो बड़ा सा ब्लॉक बना इसको फिर यूएसएसआर नाम दे दिया गया, ठीक है। द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वर मॉडल्ड आफ्टर द यूएसएसआर। ये जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज थी अब इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था कि यहाँ पे कौन रूल करेगा, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, दैट वाज एंटायरली कंट्रोल्ड बाय रशिया। अब यहाँ पे आप दूसरा पॉइंट देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि एक्सेसिव पावर वाज गिवन टू द स्टेट। एक्सेसिव पावर वाज गिवन टू द स्टेट यानी कि सरकार को कुछ ज्यादा एक्सट्रीम पावर दे दी, कोई ऑपोजिशन ही अलाउ नहीं करा इन लोगों ने, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहे हैं ये लोग कि एक ही जगह पावर को कॉन्सेंट्रेट कर दिया रशिया को, यानी कि ये सब लोग जो है ये यूएसएसआर के मेंबर हैं बट पावर किसको ज्यादा मिली हुई है? तो पावर रशिया को मिली हुई है। क्यों? क्योंकि इन सबका पॉलिटिकल डिसीजंस कौन ले रहा है? इन कंट्रीज के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा वो सब कौन डिसाइड कर रहा है? सो इट वाज ऑल डिसाइडेड बाय रशिया। तो अब यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट को, एक पर्टिकुलर कंट्री को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, ज्यादा पावर दी जा रही है। तो ये सारी जो कंट्रीज है डेफिनेटली एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट हो ही जाएंगी। ओके, द पॉलिटिकल एंड ये हो गया, दैट वाज मॉडल आफ्टर द यूएसएसआर। दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज वाज कॉल्ड द सेकंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक। और इसी पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? सेकंड वर्ल्ड। सेकंड वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड यहाँ पे हम इसको क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज पूरे वर्ल्ड की आइडियोलॉजी एक तरफ और इन लोगों की आइडियोलॉजी एक तरफ। बट बाद में हम देखेंगे कि कुछ कुछ कंट्रीज थी जो यूएसएसआर के साथ खुद को अलाइन कर लेती हैं, बट एक तरीके से ये पूरे वर्ल्ड से अलग इनकी आइडियोलॉजी थी, उन्होंने अपना अलग से ग्रुप बना लिया था। और अगर आप एरिया वाइज भी देखेंगे तो रशिया आज के टाइम में भी मैप में सबसे बड़ा नजर आता है। रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आज के टाइम में भी अगर हम एरिया वाइज देखें। और उस टाइम तो रशिया के साथ ये और भी यूरोपियन कंट्रीज एडेड थी यूएसएसआर के अंदर। तो डेफिनेट सी बात है कि पूरा वर्ल्ड एक तरफ और एरिया वाइज देखें तो रशिया एक तरफ। तो इसको हम दूसरी दुनिया भी अगर कहें तो जस्टिफाइड होगा। तो इसलिए ये जो पूरा यूएसएसआर है इसको हम और क्या क्या बोलते हैं? इसको सेकेंड वर्ल्ड भी बोलते हैं या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक भी बोलते हैं। द वॉर्सो पैक्ट, अ मिलिट्री अलायंस हेल्ड देम टुगेदर। द यूएसएसआर वाज द लीडर ऑफ द ब्लॉक। और ये जितनी भी आपके कंट्रीज थी ये सब आपस में अलायंस बनाकर रहती थी। अलायंस का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग बना के रहती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंट्री ने रशिया पे अटैक करा तो इन सब कंट्रीज की जो मिलिट्री है वो रशिया की हेल्प करने के लिए आगे आ जाएगी। या फिर अगर लेट्स से कि इस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर किसी ने अटैक किया तो ये सारी कंट्रीज जो है ये मिलके अटैक करना स्टार्ट कर देंगी। सो ये जो मिलिट्री अलायंस था इसको हम क्या बोलते हैं? वर्सो पैक्ट बोलते हैं। वर्सो पैक्ट, ओके। पैक्ट इज अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट और वर्सो उस प्लेस का नाम है जहां पे ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। और इस पूरे ब्लॉक का लीडर अगर देखा जाए तो वो कौन था? तो यूएसएसआर वाज द लीडर ऑफ द ब्लॉक। द सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो हमने देखा भाई 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ और इसके इमीडिएटली बाद हमारे पास दो पावर्स आई, एक थी यूएसए और एक थी यूएसएसआर। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि यूएसएसआर became the great power after the Second World War. The Soviet economy was then more developed than the rest of the world except for the US. सोवियत इकोनॉमी यानी कि इन कंट्रीज की ये जो पूरा ब्लॉक है इसकी जो इकोनॉमी थी वो इनिशियली पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो कहीं हद तक ज़्यादा डेवलप थी एक्सेप्ट फॉर यूएसए, क्योंकि यूएसए तो अपने आप में एक सुपर पावर था उस टाइम पर। तो एक्सेप्ट यूएसए अगर हम और कंट्रीज को कंपेयर करें तो यूएसएसआर की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा डेवलप थी। इट हैड अ कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत अच्छा था रशिया का। क्यों अच्छा था? क्योंकि जाहिर सी बात है रशिया को अगर आप जोग्राफिकल लोकेशन देखेंगे तो ऊपर आर्कटिक ओशन आ जाएगा और इधर आपका पूरा ईस्टर्न वर्ल्ड आ जाएगा, इधर एशिया आ जाएगा आपका, यहाँ पे चाइना, जापान और ये पूरा एशिया। तो कुल मिला के रशिया की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी और वो आर्कटिक ओशन के थ्रू वाटर का बहुत अच्छे से यूज करके अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर सकता था। तो रशिया का कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग था। द वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन एंड स्टील। आज भी हमें पता है कि रशिया के पास काफ़ी अच्छा ऑयल रिजर्व है,
आयरन एंड स्टील रिसोर्सेज काफ़ी सारे हैं। सो दैट्स वाई वी कैन से कि जो यूएसएसआर था वो इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग था इनिशियली। मशीनरी प्रोडक्शन, रशिया टेक्नोलॉजिकली भी काफ़ी एडवांस था, तो वहाँ पे जितनी मशीन्स वगैरह थे वहाँ का उसका प्रोडक्शन भी अच्छा होता था। एंड अ ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट कनेक्टेड इट्स रिमोटेस्ट एरिया विद एफिशिएंसी। रशिया के अंदर जो छोटे छोटे इवन रिमोट एरियाज भी थे वहाँ तक भी उनकी कनेक्टिविटी काफ़ी एफिशिएंट थी। तो इस सारे रीजंस को देखते हुए रशिया की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी डेवलप थी इन द इनिशियल स्टेज। इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग फ्रॉम पिन्स टू कार। रशिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब रशिया को बाहर से कोई चीज़ मंगानी नहीं पड़ती थी। रशिया नहीं, सॉरी, यूएसएसआर जो पूरा एक ब्लॉक है जिसके अंदर रशिया इंक्लूडेड है और कुछ 8 यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडेड हैं, तो ये पूरा जो ब्लॉक है ये सारी की सारी चीज़ें खुद ही प्रोड्यूस करता था अपने लिए, यानी कि रशिया वॉज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्ट्स। ठीक है, दे हैड अ वेरी गुड डोमेस्टिक मार्केट, ये लोग पिन से लेके कार तक सब कुछ खुद ही बनाते थे। दो देयर क्वालिटी डिड नॉट मैच दैट ऑफ द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री। बट पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया, लेकिन जो उनकी क्वालिटी थी वो तो डेफिनेट सी बात है कि जो यूएसए है उससे कम ही थी, यानी कि जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री है जैसे कि यूएसए, तो वहाँ के कंपैरिजन में जो क्वालिटी थी चीज़ों की वो तो डेफिनेटली बेकार ही थी, मतलब थोड़ी सी इंफीरियर थी। The Soviet state ensured a minimum standard of living for all the citizens, and the government subsidized basic necessities including health, education, childcare and other welfare schemes. तो जैसे कि हमने बात करी कि कम्युनिस्ट सोसाइटी के अंदर क्या होता है, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी के अंदर सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट ओन करती है, तो इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द बेसिक नेसेसिटीज, जैसे कि आपका हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, चाइल्ड केयर हो गया, वेलफेयर स्कीम्स हो गई, तो ये सब इंट्रोड्यूस करती थी गवर्नमेंट फॉर द सिटीजन, ताकि सब लोग इक्वली रह सके, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिल सके। देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, ऐसा नहीं था कि कोई बेरोजगारी थी स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चलेगा, आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा मॉडल है। स्टेट ओनरशिप वॉज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप। स्टेट ओनरशिप का मतलब वही कि सारी चीजें कौन ओन करके बैठा है, तो सब चीजें गवर्नमेंट के हाथ में, कोई भी एक सिंगल फैक्ट्री भी किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है। एवरीथिंग वॉज ओन बाय द गवर्नमेंट, बीट योर लैंड, बीट योर प्रोडक्टिव एसेट्स, सब कुछ कौन ओन करेगा और कंट्रोल करेगा, सो दैट वाज ओन एंड कंट्रोल बाय द सोवियत स्टेट। सोवियत स्टेट मतलब द गवर्नमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन, जो कि हमने देखा कि सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी और वो किसी ऑपोजिशन को भी अलाउ नहीं करती थी। द सोवियत सिस्टम हाउएवर बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन। अब धीरे धीरे हम स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई। अब तक तो बहुत अच्छा चल रहा है कि सबको वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड की जा रही हैं, सबको इक्वल हेल्थ, चाइल्ड केयर फैसिलिटी सब कुछ अच्छे से मिल रहा है, तो प्रॉब्लम फाइनली फिर कब आना स्टार्ट होती है, तो प्रॉब्लम जब आती है जब जो सरकार है, जो सोवियत सिस्टम है, वो थोड़ी ज़्यादा ही ब्यूरोक्रेटिक हो जाती है और अथॉरिटेरियन मतलब अपनी ही लीडरशिप को ज़्यादा एम्फेसाइज करने लग जाती है, लोगों के ऊपर खुद को एक ओनर की तरह देखने लग जाती है, मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन। फिर जाहिर सी बात है अगर सरकार ज़्यादा ही अथॉरिटेटिव हो जाएगी तो अपने जो सिटीजन्स हैं उनके लिए तो डिफिकल्टी आएगी ही आएगी। लैक ऑफ डेमोक्रेसी इन द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच स्टिफल्ड पीपल हु ऑफन एक्सप्रेस देयर डिसेंट इन जोक्स एंड कार्टून्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी अलाउड ही नहीं थी, ऑपोजिशन अलाउड ही नहीं था, तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी तो थी ही नहीं नेशन में, बिकॉज डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, एक ऐसी सरकार जो लोगों के लिए हो, लोगों से हो और लोगों के द्वारा हो। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हम बोल रहे हैं कि कोई अदर ऑपोजिशन पार्टी अलाउड ही नहीं थी, सो दैट मीन्स डेमोक्रेसी नहीं थी। यूएसएसआर के अंदर डेमोक्रेसी नहीं थी, पीपल के पास कोई राइट नहीं था कि वो अपनी सरकार को चुन सके। द पर्सन हु विल बी होल्डिंग द हाइएस्ट पोजिशन इन द गवर्नमेंट, so that was not decided by the people, rather it was decided by the political party, जो एक ही पार्टी थी सोवियत स्टेट की। ठीक है, तो लोगों को स्पीच का भी फ्रीडम नहीं था, मतलब दे वर नॉट इवन अलाउड टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। हालांकि वो कभी कभी जोक्स और कार्टून्स में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे, तो ये जोक्स और कार्टून्स के थ्रू वर्ल्ड को पता चलता है कि व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ यूएसएसआर एट दैट टाइम। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म। ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशंस थे सोवियत स्टेट के, इंस्टीट्यूशन से मेरा क्या मतलब है, जितने भी आपके लेट्स से ऑर्गेनाइजेशंस थी जो अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करती थी, उन सब के अंदर कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स की जरूरत थी, चेंजेस की जरूरत थी। द वन पार्टी सिस्टम represented by the Communist Party of the Soviet Union had tight control over all the institution and was
अनअकाउंटेबल टू द पीपल। एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है और उसके अंडर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं जिसको वो बहुत टाइटली कंट्रोल करती है। नाउ दीज इंस्टीट्यूशंस नीडेड रिफॉर्म, रिफॉर्म की जरूरत है, चेंजेस की जरूरत है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो सोवियत यूनियन है वो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं कर रही है। एंड दूसरा ये कि ये लोग अकाउंटेबल ही नहीं है लोगों को। जैसे आज के टाइम में इफ वी आर वोटिंग फॉर अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, देन द गवर्नमेंट बिकम्स रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल टू इट्स पीपल। यानी कि अगर हम आज चाहें, हमने किसी एमएलए को इलेक्ट किया और वो एमएलए हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो हम उसके पास जा सकते हैं कि भाई दिस वाज द प्रॉमिस दैट यू डिड अस बिफोर द इलेक्शंस, नाउ व्हाई यू आर नॉट डूइंग दिस थिंग। तो वो एमएलए अकाउंटेबल है, जिस भी लीडर को हम इलेक्ट कर रहे हैं वो अकाउंटेबल है टू इट्स पीपल। बट यहाँ पर तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और वो पीपल के सामने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हैंडल ही नहीं करते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी शो ही नहीं करते हैं। The party refused to recognize the urge of the people in the 15 different republics that formed the Soviet Union to manage their own affairs, including their cultural affairs. देखिए यहाँ पर क्या है, जो पार्टी है उसने 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स जो थी उनको मना कर दिया, उनको मना कर दिया, उनको रिकॉग्नाइज करने से ही मना कर दिया। लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की तो सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया। दे जस्ट वांटेड कि हम अपने कल्चरल अफेयर्स को खुद से हैंडल करना चाहते हैं। कल्चर मतलब हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे जो परंपराएं चलती आ रही हैं, हम उनको खुद से मैनेज करना चाहते हैं। हमारे रिलीजन हो गया, हमारी कुछ एक्टिविटीज़, हमारे फेस्टिवल्स हो गए, सो वी जस्ट वांट टू मैनेज दीज कल्चरल अफेयर्स बाय आवरसेल्फ। बट गवर्नमेंट ने उसको भी मना कर दिया। गवर्नमेंट मतलब जो सोवियत में एक पॉलिटिकल पार्टी चलती थी, अभी हम नाम पढ़ेंगे उसका, तो उसने वो चीज़ भी अलाउ नहीं की। Although on paper Russia was only one of the 15 republics that together constituted the USSR। अगर हम पेपर्स में देखें, मतलब ऑन डॉक्यूमेंट्स, जो 15 रिपब्लिक्स थी उनमें से जो रशिया थी दैट वाज वन ऑफ द 15 रिपब्लिक दैट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूटेड द यूएसएसआर। देखो सिंपल सी बात यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक तो रशिया थी वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री, ठीक है, उसके आसपास यहाँ छोटी छोटी कुछ और भी हमारी यूरोपियंस थी, इसके अलावा कुछ सेंट्रल एशिया की भी कुछ कंट्रीज थी। तो टोटल अगर हम देखें तो 15 कंट्रीज थी, 15 रिपब्लिक्स, बाद में जाके 15 रिपब्लिक्स थी, मतलब 15 रिपब्लिक स्टेट थे जिन्होंने आके क्या बनाया था, यूएसएसआर बनाया था। बट सारे डिसीजन कौन ले रहा है, रशिया ही ले रहा है। ये जो दूसरे 15 रिपब्लिक्स हैं इनको तो इनके कल्चरल अफेयर हैंडल करने का भी राइट नहीं दिया गया। बट पेपर में क्या लिख रखा है कि भाई वी आर अ ग्रुप, वी आर अ ग्रुप, हम सब क्या हैं, ग्रुप है। जो यूएसएसआर है, सोवियत ब्लॉक है, ये एक ग्रुप है। बट रियलिटी में क्या हो रहा है कि रशिया जो है वो डोमिनेटिंग है, ठीक है, वो इन सब की तो बात सुन ही नहीं रहा है। Russia dominated everything and people from other regions felt neglected and often suppressed। तो जाहिर सी बात है कि जब रशिया अपनी ज़्यादा मनमानी करेगा तो बाकी सब तो नेग्लेक्टेड फील करेंगे ही। भाई दे वर अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप ना, सो दे शुड बी गिवन इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। बट ऐसा तो कुछ था ही नहीं वहाँ पे। तो डेफिनेट सी बात है जो दूसरे रिपब्लिक्स हैं वो खुद को कैसा फील करेंगे, वो सप्रेस फील करेंगे। तो यही रीज़न बनेगा आगे चल के किसका, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने का। Okay. In the arms race, the Soviet Union managed to match the US from time to time। अब देखो सिंपल सी बात ये है कि जो सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन अपने ज़्यादातर जो रिसोर्सेज था, अपनी एनर्जी थी, अपनी पावर थी, वो सब किस चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करता था, सो टू मैनेज अ प्रॉपर मिलिट्री, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस और एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को मेंटेन करने के लिए जो सोवियत यूनियन है वो हमेशा यूएस के साथ खुद को compete करता था। मतलब कि जो सोवियत यूनियन है उसको कहीं ना कहीं डर था कि यूएस अगर ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा तो यूएस हम पर कभी भी अटैक कर सकता है। तो क्योंकि ये दो ही ऐसी पावर थी जो सबसे ज़्यादा उस टाइम पर सुपर पावर की तरह एक्ट कर रही थी, तो सोवियत यूनियन हमेशा यूएस के साथ खुद को मैच करने के लिए अपनी मिलिट्री को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता रहता था। तो आर्म्स की ये जो दौड़ थी, यानी कि जो हथियारों को लेके जो दौड़ थी, जो एक तरीके से कंपटीशन था, उसमें सोवियत यूनियन जो था वो हमेशा यूएस के साथ खुद को मैच करने के लिए टाइम टू टाइम कोशिश करता रहता था, बट एट अ ग्रेट कॉस्ट। जाहिर सी बात है यूएस के अंदर टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी हो गई थी, यूएस के अंदर टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी हो गई थी, बट सोवियत यूनियन आज भी उन्हीं पुराने टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा था। बट स्टिल इट वाज ट्राइंग टू कीप द पेस विद द यूएस मिलिट्री। तो इसके बीच में क्या था, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता था कई बार।
द सोवियत यूनियन लैग बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी में यूएस आगे निकल गया, रशिया पीछे रह गया। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यूएस ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छे से अपना काम किया, ट्रांसपोर्टेशन, पावर, सब चीज़ में, बट रशिया वो सब नहीं कर पाया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन फुलफिलिंग द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ द सिटीजन, यूएसए ने जो भी डेवलपमेंट किया अपने लोगों को कभी भी उसने नेग्लेक्ट नहीं किया, हमेशा लोगों की ओपिनियन को सुना, लोगों के एडवाइस को सुना, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुना। सो बेसिकली जो लोगों की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशन थी उनको फुलफिल करा यूएसए ने। बट ऑन द अदर हैंड हमने अभी देखा कि सोवियत यूनियन किस तरीके से डेमोक्रेसी के अगेंस्ट ही थी बिल्कुल। जो रिपब्लिक स्टेट थी उन्होंने जब अपने कल्चरल अफेयर्स को हैंडल करने के लिए राइट मांगा तो इवन वो भी नहीं दिया। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैन से कि सोवियत यूनियन हर एक चीज में पीछे ही रह गया था, किससे? यूएसए से। The Soviet invasion of Afghanistan in 1799 weakened the system even further। और उसके बाद बीच में अभी अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया था, जिसकी वजह से जो सारी पावर थी, जो सारी एनर्जी थी, वो कहाँ पर डाइवर्ट हो गई? अफगानिस्तान में डाइवर्ट हो गई। The wages continued to grow, productivity and technology fell considerably behind that of all the West। ठीक है, वहाँ पे सैलरी तो बढ़ रही थी लोगों की, क्योंकि सरकार जो थी वो इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करती थी, इक्वालिटी की बात करती थी, बट सर्टेनली जो सोवियत यूनियन है वो टेक्नोलॉजी के टर्म्स में और हर प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में यूएस के कंपैरिजन में हमेशा पीछे ही रहा। दिस लेड टू शॉर्टेजेस इन ऑल कंज्यूमर गुड, फूड इंपोर्ट्स इंक्रीज एवरी ईयर। अब जब कोई नेशन टेक्नोलॉजी में ही एडवांस नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर में उसको लॉस सहना पड़ेगा, एग्रीकल्चर में लॉस सहना पड़ेगा। यूएस जो था उसने क्या करा था, टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपनी सारी चीज़ों को एडवांस कर लिया, अपना इरिगेशन मेथड स्ट्रॉन्ग कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा कर लिया। इरिगेशन मेथड स्ट्रॉन्ग होगा तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। बट रशिया के अंदर क्या हो रहा है, रशिया जो है वो क्लाइमेट चेंज को हैंडल ही नहीं कर पा रहा, उसके पास कोई अगर नेचुरल कैलामिटी आ गई तो उसको हैंडल ही नहीं कर पा रहा वो। तो इस वजह से रशिया को टाइम के साथ साथ फूड इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ गया। फूड इंपोर्ट मतलब कि उनको अब अपना खाना भी बाहर की दूसरी कंट्रीज से मंगाना पड़ रहा है। मतलब रशिया, पहले हमने बात करी थी कि रशिया की जो डोमेस्टिक मार्केट थी, सोवियत यूनियन की जो डोमेस्टिक मार्केट थी वो काफ़ी अच्छी थी, वो लोग पिन से लेके कार तक सब कुछ खुद ही अपना बनाते थे, उन्हें बाहर से कुछ नहीं मंगाना पड़ता था। अब क्योंकि वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी सब चाहिए होता है हम लोगों को, ठीक है, दुनिया आगे निकल रही है तो हम पीछे तो नहीं रह सकते, तो इसलिए अब कहीं ना कहीं उन लोगों को क्या करना पड़ रहा था, दूसरी बाहर की कंट्रीज के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा था, अब उनको इंपोर्ट करना पड़ रहा था। और ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे थे, वो लोग फूड ही इंपोर्ट कर रहे थे, मतलब वो फूड भी अपना खुद से ग्रो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सर्टेनली आप देखेंगे तो उस टाइम पे क्लाइमेट चेंज भी एक इशू बन रहा था धीरे धीरे हमारे लिए। दूसरा नेचुरल कैलामिटी सच एज फ्लड हो गया या फिर ड्रॉट हो गया, कुछ भी हो गया, तो अब इन चीज़ों को डील करने के लिए तो प्रॉपर आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जो कि उनके पास नहीं थी। तो दैट्स हाउ वी कैन से कि फूड इंपोर्ट भी रशिया को करना पड़ा, सोवियत यूनियन को करना पड़ा। द सोवियत इकोनॉमी वाज फाल्टरिंग इन द लेट 1970s एंड बिकेम स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट मतलब पहले तो वो पूरी तरीके से गिरती चली जा रही थी, फिर एक टाइम के बाद आके वो स्टैग्नेंट मतलब रुक गई, एक जगह पे रुक गई। अब जो सोवियत इकोनॉमी है वो ग्रो ही नहीं कर रही, इकोनॉमी को ग्रो करना चाहिए आइडियली, बट अब जो इकोनॉमी है वो स्टैग्नेंट हो गई, मतलब एक जगह पे आके रुक गई। ओके।